चीन की पहाड़ियों, रेगिस्तानों और चट्टानों के बीच कुछ ऐसी जगहें छुपी हैं जिन्हें देखकर इंसान एक पल के लिए भूल जाता है कि वह धरती पर ही खड़ा है। कहीं पहाड़ के सीने में रास्ते काटे गए हैं, कहीं लकड़ी के मंदिर हवा में लटके दिखाई देते हैं और कहीं मिट्टी के चेहरे हजारों साल बाद भी ऐसे घूरते हैं जैसे उन्हें आज भी किसी आदेश का इंतजार हो। ये सिर्फ पुराने स्मारक नहीं, बल्कि समय के भीतर बंद हुए दरवाजे हैं जिनके पीछे आज भी कई सवाल सांस लेते हैं। नंबर 1, मोगाओ गुफाएं। गांसू के सूखे और शांत रेगिस्तानी किनारे पर, जहां दूर तक रेत, हवा और चट्टानों का संसार फैला दिखाई देता है, वहीं अचानक एक लंबी चट्टानी दीवार सामने आती है। पहली नजर में यह सिर्फ एक पहाड़ी कटाव जैसा लग सकता है, लेकिन जैसे ही आंखें उस दीवार को ध्यान से पढ़ना शुरू करती हैं, छोटे छोटे अंधेरे दरवाजे दिखाई देने लगते हैं। यही है मोगाओ गुफाएं, एक ऐसा गुफा संसार जिसे इंसानों ने पहाड़ के भीतर काट कर बनाया और फिर उसे रंग, मूर्ति, पूजा और रहस्य से भर दिया। लगभग 1600 मीटर तक फैली इस चट्टान में सैकड़ों गुफाओं के मुंह खुलते हैं, जैसे किसी भूले हुए युग की सांसें अभी भी इन्हीं दरारों से बाहर आ रही हों। इन गुफाओं के भीतर कदम रखते ही बाहर का रेगिस्तान गायब हो जाता है। धूप, हवा और खालीपन की जगह दीवारों पर फैले रंगों का एक शांत विस्फोट दिखाई देता है। कहीं बुद्ध की मूर्तियां बैठी हैं, कहीं पत्थर के छोटे छोटे कमरे हैं, कहीं पूरी दीवारें ऐसे चित्रों से भरी हैं जैसे किसी ने आस्था को रंगों में बदलकर चट्टान पर हमेशा के लिए जमा दिया हो। 1000 साल से भी पुराने ये चित्र सिर्फ सजावट नहीं है, इनमें स्वर्ग जैसी कल्पनाएं हैं, आत्मा की मुक्ति के विश्वास हैं, साधुओं का तप है, यात्रियों की आस्था है और उस समय के लोगों की वह दुनिया है जिसे वे आंखों से नहीं, मन से देखा करते थे। सबसे अजीब बात यह है कि हर गुफा एक जैसी नहीं है। कुछ गुफाएं इतनी घनी चित्रकारी से भरी हैं कि चट्टान दिखाई ही नहीं देती। ऐसा लगता है जैसे पत्थर का शरीर रंगों की त्वचा पहन चुका हो। हजारों आकृतियां, देव रूप, उड़ते हुए दिव्य पात्र, शांत चेहरे, झुकी आंखें और हाथों की मुद्राएं, सब एक साथ मिलकर एक मौन कथा बनाते हैं। लेकिन फिर कुछ गुफाएं ऐसी भी हैं जो लगभग खाली हैं। छोटे कमरे, कम रोशनी और सन्नाटा। इन्हीं में शायद कभी भिक्षु रहते होंगे, ध्यान करते होंगे और रेगिस्तान की उस नीरवता में अपने भीतर की आवाज सुनते होंगे। मोगाओ गुफाओं की असली रहस्यमयता यही है कि यह जगह सिर्फ कला नहीं लगती, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अभिलेख लगती है जिसे पत्थर में छुपा दिया गया था। बाहर दुनिया बदलती रही, राजवंश आए और चले गए, रास्ते बदले, साम्राज्य मिटे, लेकिन इन गुफाओं की दीवारें अब भी उसी रंगीन अंधेरे में खड़ी हैं। जब कोई इनके अंदर चलता है तो उसे लगता है कि वह इतिहास नहीं देख रहा, बल्कि किसी प्राचीन मन की स्मृति में प्रवेश कर रहा है। यहां हर चित्र जैसे पूछता है कि इंसान ने चट्टान के भीतर इतनी मेहनत से यह संसार क्यों बनाया? क्या यह सिर्फ पूजा के लिए था, या फिर वे लोग सचमुच मानते थे कि इन अंधेरी गुफाओं से किसी और लोक का रास्ता खुलता है? नंबर 2, सानशिंगदुई। सिचुआन की जमीन के नीचे जो मिला उसने चीन के प्राचीन इतिहास को देखने का तरीका ही बदल दिया। सानशिंगदुई कोई साधारण पुरातात्विक स्थल नहीं है। यह ऐसी जगह है जहां मिट्टी के भीतर से सोना, कांसा, जेड और अजीब आकारों वाली मूर्तियां निकली, जिनका चेहरा, शैली और भाव बाकी प्राचीन चीनी कला से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जब खुदाई में ये वस्तुएं सामने आईं, तो ऐसा लगा जैसे किसी भूली हुई सभ्यता ने अचानक हजारों साल बाद अपनी आंखें खोल दी हों। सबसे हैरान करने वाली चीजें वे कांस्य चेहरे हैं जिनकी आंखें सामान्य मनुष्य जैसी नहीं हैं। वे लंबी, बाहर निकली हुई और असाधारण रूप से बड़ी हैं, जैसे किसी ऐसे प्राणी की याद में बनाई गई हो जिसे देखने वाले लोगों ने सामान्य मानव से अलग माना हो। इन कांस्य मुखौटों को देखते समय सबसे पहले यही सवाल उठता है कि इन्हें बनाने वालों की कल्पना इतनी अलग क्यों थी? उस समय चीन में और भी सभ्यताएं थीं, दूसरी शैलियां थीं, राजवंश थे, लेकिन सानशिंगदुई की कला उनसे अलग, संसार की चीज लगती है।
कुछ प्रतिमाएं 2 मीटर से भी ऊंची हैं। वे सीधे खड़ी हैं, हाथ शरीर के आगे रखे हुए हैं, चेहरे कठोर हैं, आंखें गहरी हैं और पूरा रूप ऐसा है जैसे यह किसी राजा, देवता या अनजाने अनुष्ठान का हिस्सा रहा हो। ये मूर्तियां सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी लगती, इनमें एक तरह की उपस्थिति है, जैसे ये किसी सभा में खड़ी थीं, किसी पूजा में शामिल थीं या किसी गुप्त समारोह का मौन हिस्सा थीं। सांड शिंगदुई का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन चेहरों और प्रतिमाओं का स्पष्ट अर्थ आज भी पूरी तरह समझ में नहीं आता। कुछ लोग इन्हें किसी बड़े नेत्रों वाले देवता की कथा से जोड़ते हैं, जिसे कभी इस क्षेत्र में पूजा गया होगा, लेकिन कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जो साफ साफ बता सके कि ये चेहरे किसके हैं, ये आंखें इतनी लंबी क्यों हैं और इन्हें मिट्टी के नीचे इस तरह क्यों दबा दिया गया। जब इतिहास लिखित प्रमाणों के बिना खड़ा रह जाता है, तब वस्तुएं ही बोलती हैं, लेकिन यहां वस्तुएं बोलती कम हैं, घूरती ज्यादा हैं। ये जगह इसलिए और भी रहस्यमय लगती है क्योंकि इसे बनाने वाले लोग जैसे इतिहास से अचानक गायब हो गए। उन्होंने अपने पीछे महल की दीवारें नहीं छोड़ी, लंबी कथा नहीं छोड़ी, कोई साफ राजवंश सूची नहीं छोड़ी। बस कांसे के चेहरे, सोने की वस्तुएं, जेड के टुकड़े और अनगिनत प्रश्न छोड़ गए। हजारों साल मिट्टी के नीचे दबे रहने के बाद भी इन चेहरों की आंखें ऐसी लगती हैं जैसे वे समय को देखती रही हों। जब कोई सांड शिंगदुई के उन मुखौटों के सामने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वह किसी प्राचीन कला को नहीं, बल्कि एक खोई हुई सभ्यता की चेतावनी को देख रहा है। शायद ये चेहरे देवताओं के थे, शायद पूर्वजों के, शायद किसी ऐसे विश्वास के जिसे अब कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन एक बात साफ है, सांड शिंगदुई चीन के इतिहास में वह दरार है जिसके भीतर झांकने पर जवाब कम और रहस्य ज्यादा दिखाई देते हैं। नंबर 3, दाजू रॉक कार्विंग्स। दाजू की चट्टानों के सामने खड़े होते ही ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने खुद बोलना सीख लिया हो। यहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह जाता, बल्कि चेहरे बन जाता है, वस्त्रों की सिलवटें बन जाता है, देव आकृतियां बन जाता है, डर, करुणा, मोक्ष, जन्म और मृत्यु की पूरी कहानी बन जाता है। 9वीं से 13वीं सदी के बीच इन चट्टानों पर हजारों मूर्तियां हाथ से तराशी गई। सोचने वाली बात यह है कि यह सब किसी खाली मैदान में नहीं, बल्कि पहाड़ी दीवारों पर बना। हर निशान हथौड़े और छैनी की चोट से पैदा हुआ और हर आकृति में वह धैर्य छुपा है जिसे आज की तेज दुनिया समझ भी नहीं सकती। दाजू में चलते हुए आंखें लगातार नई चीजें पकड़ती हैं। कहीं रक्षक आकृतियां ऊपर से नीचे देखती हैं, जैसे किसी पवित्र सीमा की रखवाली कर रही हों। कहीं जीवन और मृत्यु का चक्र बना है, जिसमें इंसान के कर्म, भय और अंत की कल्पना पत्थर में उतर आई है। कहीं बुद्ध निर्वाण की अवस्था में लेटे हुए हैं और आसपास गवाहों की भीड़ है। लेकिन इस जगह का सबसे गहरा असर तब होता है जब सामने 1000 भुजाओं वाली गुआनाइन की विशाल आकृति आती है। पूरी चट्टान पर फैली हुई सोने जैसी चमकती भुजाएं, अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग अर्थ और अलग अलग संकेत। यह दृश्य किसी साधारण मूर्ति से कहीं आगे चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे करुणा ने अपने 1000 हाथ फैलाकर पूरी दुनिया को छूने की कोशिश की हो। दाजू का रहस्य किसी खोए हुए खजाने में नहीं है। इसका रहस्य इस बात में है कि यहाँ इतने सारे विचार एक ही पत्थर पर साथ दिखाई देते हैं। बौद्ध विचार, ताओ परंपरा, कन्फ्यूशियस की नैतिक शिक्षा और आम इंसानी जीवन के दृश्य सब एक साथ मिलते हैं। यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक पत्थरीला ग्रंथ है। यहाँ देवताओं की बातें भी हैं और मनुष्य के दुख सुख भी। यहाँ स्वर्ग की कल्पना भी है और सांसारिक जीवन की सीख भी। यही मिलावट दाजू को विचित्र बनाती है, क्योंकि यह किसी एक धर्म या एक कहानी का स्मारक नहीं लगता। यह पूरे समाज के मन का नक्शा लगता है। जब कोई इन चट्टानों के पास चलता है तो उसे बार बार रुकना पड़ता है। हर चेहरे में अलग भाव है, कोई शांत है, कोई कठोर, कोई दयालु, कोई चेतावनी देता हुआ। पत्थर के शरीरों पर कपड़ों की सिलवटें इतनी महीन हैं कि लगता है हवा चलने पर वे हल्के से हिल जाएंगी, लेकिन वे लगभग 1000 साल से नहीं हिली। समय ने उन पर धूल जमा दी,
मौसम ने रंग फीके किए, पर उनका भाव नहीं मिटा। यही दाजू का सबसे बड़ा जादू है। वह अपनी चुप्पी में भी बात करता है, और जब कोई वहां से लौटता है तो उसे लगता है कि उसने किसी पुरानी इमारत को नहीं, बल्कि चट्टान में छुपे एक ऐसे गुरु को देखा है जो सदियों से इंसान को वही बात समझा रहा है। जीवन गुजर जाएगा, शरीर मिट जाएगा, लेकिन कर्म, स्मृति और विश्वास किसी न किसी रूप में पत्थर पर भी जीवित रह सकते हैं। नंबर 4, लोंगमेन ग्रोटोस। ये नदी के उस पार खड़े होकर जब लोंगमेन की पहाड़ियों को देखा जाता है तो पहली नजर में ही समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं है। पूरा पहाड़ी चेहरा हजारों छोटे बड़े छेदों, गुफाओं और मूर्तियों से भरा दिखाई देता है। जैसे किसी ने पर्वत को भीतर से खाली नहीं किया, बल्कि उसे धीरे धीरे एक पत्थरीले नगर में बदल दिया। 2000 से भी ज्यादा गुफाएं और असंख्य नीचे इस पहाड़ की सतह पर फैले हैं। दूर से यह सब एक पैटर्न जैसा लगता है, लेकिन पास पहुंचते ही हर गुफा, हर मूर्ति और हर चेहरा अपनी अलग उपस्थिति दर्ज कराता है। यहां छोटा भी विशाल लगता है, क्योंकि वह एक ऐसे संसार का हिस्सा है जिसे बनाने में पीढ़ियों की सांसें खर्च हुई होंगी। लोंगमेन में आकार का अंतर सबसे ज्यादा चौंकाता है। कुछ मूर्तियां इतनी छोटी हैं कि देखने वाले को झुककर ध्यान से देखना पड़ता है। वहीं उनके पास विशाल रक्षक खड़े हैं, जिनकी देह, आंखें और मुद्रा इतनी प्रभावशाली है कि लगता है वे अभी भी किसी पवित्र दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। पूरी पहाड़ी ऐसे लगती है जैसे पत्थर में बदला हुआ कोई प्राचीन नगर हो, जहां हर खिड़की में एक देव आकृति बैठी है। इस दृश्य में सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है विशाल बुद्ध, जिसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर है। शांत आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं, होठों के किनारे हल्के से मुड़े हैं और चेहरा इतना जीवंत लगता है जैसे पत्थर में सांस रोककर कोई मुस्कान छुपी हो। इस विशाल बुद्ध के चेहरे को लेकर भी एक रहस्य जुड़ा है। कुछ मानते हैं कि इसकी आकृति चीन की शक्तिशाली शासिका वुजेतियन से प्रेरित हो सकती है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ धार्मिक मूर्ति नहीं, बल्कि सत्ता, आस्था और कला का मिलाजुला प्रतीक बन जाती है। लेकिन अगर यह संयोग है, तब भी सवाल खत्म नहीं होता। आखिर उस समय के शिल्पकारों ने पत्थर में इतना जीवंत भाव कैसे उतार दिया? आंखों की शांति, होठों की हल्की मुस्कान और चेहरे की स्थिरता, ये सब मिलकर उस मूर्ति को साधारण प्रतिमा नहीं रहने देते। लोंगमेन का रहस्य उसकी संख्या में भी है और उसकी चुप्पी में भी। हजारों मूर्तियां हैं, लेकिन कोई शोर नहीं। हर चेहरा अपनी जगह स्थिर है, फिर भी लगता है कि पूरा पहाड़ किसी मौन सभा में बैठा है। जिन हाथों ने इन्हें बनाया वे कब के मिट चुके। जिन लोगों ने पहली बार इन गुफाओं में दीप जलाए वे इतिहास बन चुके। लेकिन पहाड़ अब भी वही है, नदी अब भी बहती है और पत्थर के चेहरे अब भी उसी धैर्य से नीचे देखते हैं। लोंगमेन में इंसान को यह एहसास होता है कि कभी-कभी सभ्यताएं पत्थर में अपना चेहरा छोड़ देती हैं, ताकि हजारों साल बाद कोई अनजान यात्री आकर उनसे पूछे, तुम्हें बनाने वालों ने तुम्हारे भीतर कौन सा रहस्य छुपाया था? नंबर 5, टेराकोटा आर्मी। कल्पना कीजिए कि आप मिट्टी के एक विशाल गड्ढे के किनारे खड़े हैं और आपके सामने सैनिकों की कतारें फैली हुई हैं। 1, 2, 10, 100 नहीं, बल्कि हजारों चेहरे, सब शांत, सब स्थिर, लेकिन सब ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें अभी आदेश मिलते ही आगे बढ़ना हो। यही है टेराकोटा आर्मी, चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग के मकबरे से जुड़ी वह मिट्टी की सेना, जिसे 2200 साल से भी पहले बनाया गया था। यह सिर्फ मूर्तियों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरा सैन्य संसार है, जिसे मृत्यु के बाद भी सम्राट की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सैनिक एक जैसे नहीं हैं। उनके चेहरे अलग हैं, बालों की शैली अलग है, कवच अलग है, भाव अलग हैं। कोई जवान लगता है, कोई अनुभवी, कोई शांत, कोई कठोर। मिट्टी से बने होने के बावजूद इनमें इंसानी विविधता दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हजारों सैनिकों को देखकर उनके रूप अलग अलग याद किए और फिर उन्हें मिट्टी में दोबारा जन्म दिया।
यह विचार ही अजीब है कि एक प्राचीन शासक ने अपने साथ परलोक के लिए इतनी बड़ी सेना तैयार करवाई, मानो मृत्यु भी उसके साम्राज्य की सीमा को रोक नहीं सकती। जब इन मूर्तियों को जमीन से निकाला गया तब वे ज्यादातर पूरी हालत में नहीं थीं। कहीं सिर अलग मिले, कहीं धड़, कहीं हाथ पैर, कहीं टुकड़े ही टुकड़े। पुरातत्वविदों को हर हिस्से को सावधानी से निकालना पड़ा, पहचानना पड़ा, जोड़ना पड़ा और उसी स्थल पर फिर से खड़ा करना पड़ा। इस प्रक्रिया में एक और रहस्य खुलता है। यह सेना सिर्फ बनाई नहीं गई थी, बल्कि उसे व्यवस्थित रूप से युद्ध व्यवस्था की तरह रखा गया था। कतारें, घोड़े, रथ, सैनिकों की स्थिति, सब कुछ किसी असली सैन्य योजना जैसा लगता है। यह कोई सजावटी शिल्प नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद की सुरक्षा व्यवस्था थी। टेराकोटा आर्मी के सामने खड़े होकर अजीब बेचैनी पैदा होती है। इतने चेहरे, इतनी आंखें, लेकिन कोई जीवित नहीं। फिर भी उनमें एक इंतजार है, जैसे हजारों साल की नींद के बाद भी वे अपने सम्राट की रक्षा में खड़े हैं। कुछ मूर्तियां पूरी तरह बहाल हो चुकी हैं, कुछ अब भी मिट्टी में आधी दबी हैं, और माना जाता है कि इस विशाल परिसर का बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के नीचे छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह शायद पूरी कहानी का केवल एक हिस्सा है। नीचे अभी भी सैनिक हो सकते हैं, घोड़े हो सकते हैं, रथ हो सकते हैं, और शायद ऐसे रहस्य भी जो अब तक रोशनी में नहीं आए। टेराकोटा आर्मी इसलिए भयानक भी लगती है और अद्भुत भी। यह मनुष्य की सत्ता की भूख दिखाती है, मृत्यु के बाद अमर रहने की इच्छा दिखाती है, और यह भी दिखाती है कि प्राचीन दुनिया कल्पना और अनुशासन में कितनी आगे जा सकती थी। मिट्टी के ये सैनिक बोलते नहीं, लेकिन उनका मौन बहुत भारी है। वे जैसे कह रहे हों कि साम्राज्य मिट जाते हैं, सम्राट मर जाते हैं, लेकिन डर, शक्ति और अमरता की चाह वह मिट्टी में भी आकार ले सकती है। नंबर 6, माउंट एमी। माउंट एमी की ऊंचाइयों पर पहुंचते ही लगता है जैसे धरती खत्म हो गई और बादलों का कोई प्राचीन राज्य शुरू हो गया। 3000 मीटर से भी ऊपर, जहां हवा पतली हो जाती है और सफेद धुंध मंदिरों को बार बार निगलती रहती है, वहां लाल और सुनहरे छतों वाले ढांचे बादलों के बीच तैरते दिखाई देते हैं। कभी पूरा परिसर साफ दिखता है और अगले ही पल धुंध उसे छुपा लेती है। यही एहसास इस जगह को साधारण पर्वत से अलग बनाता है। यह ऐसा स्थान लगता है जिसे जमीन पर नहीं, आकाश के किनारे पर बनाया गया हो। लगभग 2000 साल से माउंट एमी बौद्ध आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कहा जाता है कि पहली शताब्दी में यहाँ पहला मंदिर बना था, और उसके बाद अलग अलग राजवंशों में तीर्थयात्री लगातार यहाँ आते रहे। सोचिए, कितनी पीढ़ियां, कितने मौसम, कितनी यात्राएं, कितने थके हुए पैर इन रास्तों से गुजरे होंगे। पहाड़ पर चढ़ना सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं रहा होगा, बल्कि अपने भीतर की किसी सीढ़ी को पार करने जैसा रहा होगा। नीचे की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटती जाती है, और ऊपर मंदिरों के बीच पहुंचकर इंसान खुद को किसी दूसरी ही शांति में खड़ा पाता है। इस जगह के केंद्र में खड़ी है 10 दिशाओं वाले सामंतभद्र की विशाल प्रतिमा। लगभग 48 मीटर ऊंची यह मूर्ति दूर से ही अपना प्रभाव जमा देती है। इसके सिर पर कई चेहरे अलग अलग दिशाओं की ओर देखते हैं, जैसे यह प्रतिमा केवल एक दिशा नहीं, पूरी सृष्टि को देख रही हो। नीचे विशाल हाथी इसकी आधार रचना को संभाले हुए दिखाई देते हैं। जब लोग इस प्रतिमा के चारों ओर घूमते हैं तो वे नीचे से बहुत छोटे लगते हैं। उस क्षण मनुष्य का आकार, समय का आकार और आस्था का आकार तीनों अलग अलग महसूस होते हैं। माउंट एमी में मंदिर गहरे खाइयों के ठीक पास बने हैं। लाल लकड़ी के गलियारे, पत्थर के आंगन, सुनहरी रोशनी से भरे कक्ष और भीतर शांत मूर्तियां सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां आवाजें धीमी हो जाती हैं। बाहर बादलों का समुद्र लगातार चलता रहता है। धुंध आती है, मंदिरों को ढकती है, फिर हटती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ बार बार इस स्थान का पर्दा खोल और बंद कर रहा हो। इसी कारण यह जगह सिर्फ सुंदर नहीं लगती, रहस्यमयी भी लगती है। माउंट एमी का सबसे बड़ा जादू यह है कि यहाँ प्रकृति और आस्था अलग अलग नहीं दिखाई देते। पहाड़ ही मंदिर बन जाता है,
बादल ही दीवार बन जाते हैं और ऊंचाई ही एक परीक्षा बन जाती है। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि प्राचीन लोगों ने मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाए थे, बल्कि इसलिए बनाए थे ताकि इंसान को याद रहे कि वह जितना भी ऊपर चढ़ जाए, उसके ऊपर अभी भी एक अनदेखा आकाश बाकी है। नंबर 7, बिंगलिंग टेम्पल गुफाएं। एक नदी के किनारे चट्टानों से घिरे पहाड़ी क्षेत्र में बिंगलिंग टेम्पल गुफाएं ऐसी दिखाई देती हैं जैसे किसी ने पहाड़ के भीतर स्मृतियों की परतें जमा दी हों। यहां सबसे पहले नजर एक विशाल बुद्ध प्रतिमा पर जाती है जो चट्टान की ढलान में बैठी हुई है। इसकी ऊंचाई लगभग 27 मीटर है और उसके चारों ओर छोटी लकड़ी की सीढ़ियां तथा रास्ते ऐसे लिपटे हैं जैसे किसी ने पहाड़ के शरीर पर पतली रेखाएं खींच दी हों। नीचे से देखने पर यह पूरा दृश्य असंभव सा लगता है। कठोर चट्टान, खड़ी ढलान, ऊंचाई और उसके बीच बैठा एक शांत चेहरा, यह सब मिलकर जगह को रहस्य से भर देता है। यहां गुफाओं की खुदाई कम से कम सन 420 के आसपास से शुरू मानी जाती है, यानी 1600 साल से भी अधिक समय पहले लोगों ने इन चट्टानों को काटना, खोखला करना और उनमें पूजा स्थलों का निर्माण करना शुरू किया। अलग अलग राजवंशों में यह काम आगे बढ़ता रहा। किसी ने गुफा बनाई, किसी ने मूर्ति जोड़ी, किसी ने रास्ता काटा, किसी ने रंग चढ़ाया। इस तरह बिंगलिंग किसी एक समय की रचना नहीं, बल्कि कई युगों की संयुक्त स्मृति है। यहां हर गुफा ऐसा लगता है जैसे समय की एक अलग तह हो। इस जगह तक पहुंचने का अनुभव भी अलग है। पानी की धारा के साथ चलते हुए, फिर संकरी और खड़ी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक लकड़ी के दरवाजे, अंधेरे कमरे और चट्टानों में बने छोटे छोटे नीचे सामने आते हैं। अंधेरे में मूर्तियां धीरे धीरे उभरती हैं। पहले सिर्फ आकार दिखता है, फिर चेहरा, फिर आंखें, फिर उनके आसपास बची हुई रंग की धुंधली परतें। कुछ छतों पर लाल, नीले और सफेद रंग के अवशेष अब भी टिके हुए हैं। वे अब चमकदार नहीं रहे, लेकिन उनके फीकेपन में ही एक अजीब गहराई है, जैसे रंग मिटे नहीं बल्कि समय में घुल गए हों। बिंगलिंग टेम्पल की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह जगह कोई सीधी कहानी नहीं सुनाती। यहां कोई एक क्रम नहीं है जिसे देखकर सब समझ में आ जाए। हर कदम पर एक अलग चेहरा, अलग गुफा, अलग रंग और अलग समय सामने आता है। बाहर चट्टान पर छोटे छोटे आकृतियां छुपी हैं, भीतर अंधेरे में बुद्ध बैठे हैं। कहीं दीवारों पर चित्रों की परछाई है, कहीं खालीपन है। देखने वाले को खुद ही इन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है और शायद यही इस जगह की ताकत है। यहां खड़े होकर लगता है कि पहाड़ ने सब कुछ अपने भीतर रख लिया है, लेकिन पूरी बात कभी नहीं बताएगा। बिंगलिंग टेम्पल हमें बस उतना दिखाता है जितना वह दिखाना चाहता है। बाकी रहस्य चट्टान, अंधेरे और समय की परतों में बंद रहता है। 1600 साल बाद भी यह जगह इसलिए जीवित लगती है क्योंकि इसका अधूरापन ही इसकी असली कहानी बन गया है। नंबर 8, प्रिंस गोंग मैंशन। बीजिंग के भीतर स्थित प्रिंस गोंग मैंशन पहली नजर में किसी विशाल महल की तरह अचानक आंखों पर हमला नहीं करता। इसका असर धीरे धीरे खुलता है। एक आंगन के बाद दूसरा आंगन, एक रास्ते के बाद दूसरा रास्ता, लाल लकड़ी के दरवाजे, धूसर टाइलों वाली छतें, पुराने पेड़ और दीवारों के भीतर छुपे शांत कोने, सब मिलकर ऐसा अनुभव बनाते हैं जैसे आप किसी घर में नहीं बल्कि सत्ता और रहस्य की परतों में प्रवेश कर रहे हों। यह जगह बाहर से सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर चीन के छिंग काल की शक्ति, धन, चालाकी और पतन की भारी छाया छुपी है। यह मेंशन 18वीं सदी में बनाया गया था और इसका संबंध उस व्यक्ति से जुड़ता है जो कभी बेहद प्रभावशाली था, लेकिन अंत में उसका पतन भी उतना ही बड़ा हुआ। बाद में यह स्थान कई हाथों से गुजरता हुआ प्रिंस गोंग का निवास बना। इसलिए यह सिर्फ वास्तुकला का परिसर नहीं है, बल्कि उन लोगों की स्मृति भी है जो कभी सत्ता के इतने पास थे कि उनका हर कदम इतिहास के भीतर दर्ज हो सकता था। यहां चलते हुए लगता है कि दीवारें केवल ईंटों से नहीं बनी, बल्कि पुराने फैसलों, छुपी महत्वाकांक्षाओं और टूटे हुए भाग्य से बनी हैं। आप संकरे रास्तों से गुजरते हैं
जिनके दोनों ओर धूसर ईंटों की दीवारें हैं। फिर हरे खंभों वाले गलियारे आते हैं। ऊपर लकड़ी की बीमों पर नीले और सुनहरे अलंकरण दिखाई देते हैं। आगे 2 मंजिला इमारत है जिसकी खिड़कियां अंदरूनी आंगन की ओर झांकती हैं। हर खिड़की ऐसा महसूस कराती है जैसे कभी किसी ने वहीं से नीचे की गतिविधियों को चुपचाप देखा होगा। यह जगह खुली भी है और बंद भी। रास्ते हैं पर वे सीधे नहीं। आंगन है पर वे पूरी तरह उजागर नहीं। यही इसकी रहस्यमयी बनावट है। बगीचे में पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। नक्काशीदार पत्थर का द्वार, तालाब, जमा की गई चट्टानें, घुमावदार पगडंडियां और पेड़ों के बीच छुपते रास्ते, सब कुछ बाहर की भीड़भाड़ से अलग एक बंद संसार बनाता है। बीजिंग जैसे शहर के बीच यह जगह आश्चर्यजनक रूप से अलग और शांत महसूस होती है। लेकिन यह शांति सतह पर है। इसके पीछे शक्ति का इतिहास है, वैभव का प्रदर्शन है और उस वैभव के गिरने की कहानी है। प्रिंस गोंग मेंशन की असली रहस्यमयता किसी मूर्ति या गुफा में नहीं बल्कि उसकी बनावट में छुपी है। यह जगह बताती है कि सत्ता हमेशा ऊंचे सिंहासन पर ही नहीं रहती। कई बार वह आंगनों, दरवाजों, गलियारों और बंद कमरों में भी बसी होती है। यहां हर मोड़ पर लगता है कि कुछ कहा गया होगा, कुछ छुपाया गया होगा, कुछ तय हुआ होगा। और यही एहसास इस मेंशन को सिर्फ एक ऐतिहासिक भवन नहीं रहने देता। यह एक ऐसा शांत जाल लगता है जिसमें पुराने चीन की सबसे गहरी राजनीतिक और मानवीय कहानियां अब भी फंसी हुई हैं। नंबर 9, लेशान जाइंट बुद्धा। सिचुआन में जहां 3 नदियां मिलती हैं, वहां लाल चट्टान के बीच से एक विशाल चेहरा उभरता है। पहले पेड़ों और चट्टानों के बीच सिर्फ सिर दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे आंखें, कंधे, हाथ और पैर सामने आते हैं और तभी समझ में आता है कि यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं बल्कि पहाड़ से ही निकाला गया एक विशाल बुद्ध है। लेशान जाइंट बुद्धा लगभग 71 मीटर ऊंचा है और इसे तांग राजवंश के समय चट्टान को काटकर बनाया गया। इतनी बड़ी मूर्ति को सामने देखकर इंसान का अपना आकार अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। इस प्रतिमा का निर्माण सन 713 के आसपास शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 90 साल लगे। यानी इसे बनाने वाले कई शिल्पकार शायद इसका अंतिम रूप देख भी नहीं पाए होंगे। किसी ने सिर पर काम किया होगा, किसी ने कंधे तराशे होंगे, किसी ने हाथ बनाए होंगे, किसी ने पैरों के आसपास चट्टान काटी होगी। एक पीढ़ी ने शुरुआत की, दूसरी ने आगे बढ़ाया और तीसरी ने शायद इसे पूरा होते देखा। यह विचार ही रोमांचक है कि एक पत्थर की प्रतिमा के भीतर कई पीढ़ियों की मेहनत बंद है। लेशान बुद्ध को देखकर सबसे ज्यादा असर उसके आकार से नहीं बल्कि उसके शांत भाव से होता है। 3 नदियां नीचे मिलती हैं, पानी बहता रहता है, नावें छोटी दिखाई देती हैं, लोग पैरों के पास बिंदुओं जैसे लगते हैं, लेकिन बुद्ध का चेहरा स्थिर रहता है। वह नीचे की ओर देखता है, जैसे प्रवाह समय और मनुष्यों की छोटी सी भागदौड़ को एक साथ देख रहा हो। यह विशालता डराती नहीं बल्कि एक अजीब शांति पैदा करती है। लेकिन उसी शांति के भीतर सवाल भी है, क्यों किसी ने इतनी विशाल प्रतिमा को पहाड़ में काटने का निश्चय किया? कहा जाता है कि यह प्रतिमा सिर्फ पूजा का प्रतीक नहीं थी बल्कि नदी के उग्र संगम को शांत करने की मानवीय कोशिश भी मानी जाती थी। चाहे यह विश्वास हो या प्रतीक, परिणाम इतना अद्भुत है कि पूरी चट्टान ही बदल गई। जहां पहले सिर्फ पहाड़ था, वहां अब एक बैठा हुआ बुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत ने अपना मानव रूप धारण कर लिया हो। दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान कट बुद्ध प्रतिमाओं में गिनी जाने वाली यह रचना इसलिए भी विचित्र है क्योंकि यह पत्थर पर बनाई नहीं गई बल्कि पत्थर के भीतर से निकाली गई। जैसे मूर्ति पहले से ही पहाड़ में छुपी थी और इंसानों ने बस अतिरिक्त चट्टान हटाकर उसे सामने ला दिया। लेशान जाइंट बुद्धा के सामने खड़े होकर मन में 2 भाव एक साथ उठते हैं, आस्था और असंभवता। यह समझना मुश्किल है कि उस युग में इतने विशाल कार्य की योजना कैसे बनी होगी, माप कैसे तय हुए होंगे, ऊंचाई पर काम कैसे हुआ होगा और नदियों के किनारे इतने लंबे समय तक यह निर्माण कैसे चलता रहा होगा। लेकिन उत्तर चाहे जो भी हो, प्रतिमा आज भी वहीं बैठी है। नदियां बहती हैं,
मौसम बदलता है, लोग आते जाते हैं और बुद्ध का शांत चेहरा पहाड़ के भीतर से अब भी दुनिया को देखता रहता है। नंबर 10, लारुंग गार। सिचुआन के ऊंचे पठार पर लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई के पास एक घाटी अचानक लाल छतों के समुद्र में बदल जाती है। ऊपर से देखने पर लगता है जैसे पहाड़ों के बीच किसी ने हजारों छोटे छोटे घरों को एक साथ रख दिया हो। ये घर घाटी के तल से शुरू होकर ढलानों पर ऊपर तक चढ़ते जाते हैं। बीच बीच में संकरी पगडंडियां, लकड़ी के रास्ते और सीढ़ियां इन्हें जोड़ती हैं। दूर से यह सब किसी प्राचीन शहर जैसा दिखता है, जैसे यह सदियों से यहीं रहा हो। लेकिन इसकी कहानी और भी विचित्र है, क्योंकि यह विशाल धार्मिक बस्ती हजारों साल पुरानी नहीं, बल्कि कुछ ही दशकों में बनी। लारुंग गाड़ की स्थापना सन 1980 में हुई थी। उस समय यह क्षेत्र लगभग खाली था। फिर धीरे धीरे यहाँ अध्ययन और धार्मिक साधना के लिए लोग आने लगे। छोटे घर बने, फिर और घर बने, फिर पूरी घाटी लाल रंग से ढकने लगी। देखते ही देखते यह स्थान एक बड़े धार्मिक केंद्र में बदल गया, जहां भिक्षु और भिक्षुणियां अध्ययन, साधना और सामुदायिक जीवन में लगे रहे। यही बात इसे अलग बनाती है। यह प्राचीनता का भ्रम पैदा करता है, लेकिन इसका विस्तार आधुनिक समय में हुआ। यानी यह जगह दिखती पुराने युग की है, पर उसकी वृद्धि हमारी ही सदी की आंखों के सामने हुई। यहाँ का दृश्य बेहद रहस्यमय है। लाल वस्त्र पहने लोग संकरे रास्तों से गुजरते हैं। नीचे मठ और शिक्षण कक्ष हैं। ऊपर ढलानों पर अनगिनत छोटे कमरे हैं। छतें इतनी घनी हैं कि बीच में खाली जगह लगभग गायब हो जाती है। यह शहर सामान्य नगर जैसा नहीं है। यहाँ बाजार, सड़कों और चमकदार इमारतों की जगह साधना, अध्ययन और अनुशासन का संसार दिखाई देता है। इतनी ऊंचाई पर कठोर मौसम और दूरस्थ भूगोल के बीच इस तरह की बसावट अपने आप में आश्चर्य है। लारुंग गाड़ का रहस्य उसके इतिहास की उम्र में नहीं, बल्कि उसके निर्माण की तीव्रता में है। एक लगभग खाली पठारी क्षेत्र कुछ दशकों में आध्यात्मिक नगर में बदल गया। यह प्रश्न उठता है कि कौन सा खिंचाव हजारों लोगों को ऐसे दूर और कठिन स्थान तक ले आया। क्या वह शिक्षा थी, आस्था थी, समुदाय था, या ऊंचाई पर मिलने वाली वह नीरवता जहां दुनिया का शोर पीछे छूट जाता है। जब बादल पहाड़ियों के पीछे से उठते हैं और लाल छतों पर हल्की धुंध बैठती है, तो यह बस्ती किसी साधारण मानवीय निवास जैसी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने खुद अपने बीच एक लाल रहस्य छुपा लिया हो। लारुंग गाड़ इस सूची में इसलिए खास है क्योंकि यह प्राचीनता और आधुनिकता के बीच खड़ा है। यह उतना पुराना नहीं जितना दिखता है, लेकिन उतना साधारण भी नहीं जितना इसकी उम्र बताती है। यह जगह दिखाती है कि रहस्य केवल हजारों साल पुराने खंडहरों में नहीं होता। कभी कभी रहस्य हमारी आंखों के सामने बनता है, फैलता है और फिर इतना विशाल हो जाता है कि लोग उसे देखकर पूछने लगते हैं, यह सब इतनी जल्दी कैसे संभव हुआ? नंबर 11, पिंग्याओ प्राचीन शहर। ऊपर से देखने पर पिंग्याओ एक धूसर दीवारों वाला बंद संसार लगता है। शहर की प्राचीन दीवारें पुराने मकानों, सीधी गलियों, आंगनों और लकड़ी के दरवाजों को अपने भीतर जकड़े हुए हैं, जैसे आधुनिक चीन बाहर रह गया हो और दीवारों के भीतर कोई पुराना युग अब भी अपनी गति से चल रहा हो। जब कोई इन फाटकों से अंदर कदम रखता है तो उसे सिर्फ इमारतें नहीं दिखाई देती, बल्कि एक पूरा जीवन ढांचा दिखाई देता है। वह ढांचा जिसमें व्यापार था, परिवार थे, आंगन थे, लालटेन थी और धन के चलने का एक ऐसा तंत्र था जिसने कभी पूरे चीन को जोड़ा था। पिंग्याओ की गलियों में चलते हुए सबसे पहले उसकी निरंतरता चौंकाती है। लकड़ी के साइन बोर्ड, पुरानी दुकानों के सामने झुकी छतें, लालटेन से ढके मोर्चे, संकरी गलियां और पारंपरिक आंगन, सब मिलकर यह एहसास देते हैं कि यहां समय पूरी तरह टूटा नहीं है। बहुत से प्राचीन शहर सिर्फ कुछ इमारतों के रूप में बचते हैं, लेकिन पिंग्याओ में पूरा शहरी ढांचा अब भी महसूस होता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह कोई अकेला स्मारक नहीं, बल्कि दीवारों के भीतर सुरक्षित एक पुरानी व्यवस्था है। 19वीं सदी में पिंग्याओ चीन का वित्तीय केंद्र बन गया था।
यहां से चलने वाले पुराने ड्राफ्ट बैंक देश भर में धन हस्तांतरण का नेटवर्क चलाते थे। आज जब उन पुराने काउंटरों, तिजोरियों, खातों और मोटी दीवारों को देखा जाता है तो समझ आता है कि यह शहर सिर्फ सुंदर नहीं था बल्कि बेहद प्रभावशाली भी था। जिन कमरों में अब पर्यटक चलते हैं वहां कभी धन, भरोसा और जोखिम के बड़े फैसले लिए जाते होंगे। एक कागज, एक मुहर, एक खाता और दूर बैठे व्यापारी तक रकम पहुंच सकती थी। यह उस समय की दुनिया के लिए किसी अद्भुत व्यवस्था से कम नहीं रहा होगा। पिंग्याओ की रहस्यमयता पुराने मकानों में नहीं बल्कि उसकी बंद संरचना में है। दीवारों के भीतर शहर अपने नियमों के साथ जीता था। गलियां सीधी हैं लेकिन उनके पीछे जीवन जटिल रहा होगा। हर आंगन एक परिवार का संसार था, हर दुकान एक कहानी, हर तिजोरी किसी की किस्मत। जब रात में लालटेन की रोशनी पुराने दरवाजों पर पड़ती है तो यह शहर किसी जीवित संग्रहालय जैसा नहीं बल्कि समय के भीतर अटका हुआ नगर लगता है। ऐसा नगर जहां आधुनिक कदम तो पहुंच गए हैं लेकिन हवा में अभी भी पुराने व्यापारियों, यात्रियों और पहरेदारों की आहट बची है। पिंग्याओ इसलिए अनोखा है क्योंकि यह हमें सिर्फ पुराना चीन नहीं दिखाता बल्कि यह दिखाता है कि एक पूरा शहर अपने पुराने ढांचे में कैसे जीवित रह सकता है। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि कभी-कभी इतिहास किसी एक मूर्ति में नहीं बल्कि गलियों की दिशा, दरवाजों की ऊंचाई, दीवारों की मोटाई और बंद आंगनों की खामोशी में छुपा होता है। पिंग्याओ ऐसा शहर है जो समय से नहीं भागा, उसने समय को अपनी दीवारों के भीतर बंद कर लिया। नंबर 12, हैंगिंग टेम्पल। माउंट हेंगशान की खड़ी चट्टान पर जब पहली बार हैंगिंग टेम्पल दिखाई देता है तो आंखें उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती। लकड़ी के छोटे छोटे कक्ष, संकरे गलियारे, टाइलों वाली छतें और पतले खंभे सीधे खाई के ऊपर लटके दिखाई देते हैं। नीचे ठोस जमीन नहीं, सामने पहाड़ की दीवार है और दूसरी ओर खुला खालीपन। यह मंदिर किसी समतल भूमि पर खड़ा नहीं है, यह चट्टान से चिपका हुआ है, जैसे किसी ने पहाड़ के सीने पर लकड़ी का रहस्य टांग दिया हो। दूर से देखने पर लगता है कि बस कुछ खंभे पूरे ढांचे को संभाले हुए हैं, लेकिन असली भार उन लंबे बीमों पर टिका है जो चट्टान के भीतर गहराई तक धंसे हुए हैं। लगभग 1500 साल पुराना माना जाने वाला यह मंदिर आज भी उसी असंभव सी जगह पर मौजूद है। सवाल यही उठता है कि प्राचीन समय में किसी ने यहां निर्माण करने का विचार भी कैसे किया होगा। सामान्य मंदिर जमीन पर बनाए जाते हैं, आंगन होते हैं, आधार होता है, लेकिन यहां सब कुछ उल्टा है। पहाड़ ही पीठ है, चट्टान ही सहारा है और हवा ही खाली स्थान। इस जगह पर निर्माण करना केवल तकनीक का मामला नहीं था बल्कि साहस का भी था। मंदिर के भीतर जाना अपने आप में एक अलग अनुभव है। संकरे पुलों से गुजरना पड़ता है, एक तरफ चट्टान की दीवार, दूसरी तरफ नीचे खुलती घाटी। कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। लकड़ी के गलियारे इतने संकरे हैं कि हर मोड़ पर ऊंचाई का एहसास बढ़ जाता है। छोटे कमरों में प्रवेश करने पर मूर्तियां दिखाई देती हैं। यहाँ बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस परंपराओं की प्रतिमाएं एक ही छत के नीचे रखी गई हैं। यह भी अपने आप में अद्भुत है क्योंकि मंदिर सिर्फ वास्तु का चमत्कार नहीं बल्कि विचारों का संगम भी है। हैंगिंग टेम्पल की रहस्यमयता उसकी स्थिति में है। वह पहाड़ पर खड़ा नहीं, पहाड़ का हिस्सा बन चुका है। ऐसा लगता है जैसे चट्टान ने उसे स्वीकार कर लिया हो। मौसम, हवा, बारिश, ठंड, समय, सबके बीच यह लकड़ी का ढांचा अब भी वहां लटका है। हर बार जब कोई उसे नीचे से देखता है तो मन में वही सवाल उठता है, यह गिरा क्यों नहीं? और शायद यही सवाल इसे इतना आकर्षक बनाता है। हैंगिंग टेम्पल इंसानी कल्पना और जोखिम का एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ आस्था जमीन से ऊपर उठती है और सचमुच हवा में ठहर जाती है। इसके गलियारों में चलते हुए लगता है कि प्राचीन लोगों ने मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि वह सिर्फ पूजा का स्थान हो। उन्होंने उसे ऐसी जगह बनाया जहां पहुंचकर इंसान को अपने डर, अपने विश्वास और अपनी सीमाओं का सामना करना पड़े। यही कारण है कि 1500 साल बाद भी यह मंदिर देखने वाले को भीतर तक हिला देता है।
चीन की ये 12 जगहें सिर्फ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और रंगों से बनी संरचनाएं नहीं हैं। ये उन लोगों की सोच का प्रमाण है जिन्होंने पहाड़ों को काटा, शहरों को बचाया, देवताओं को आकार दिया और मृत्यु के बाद की दुनिया तक के लिए सेना बना दी। कुछ रहस्य शायद कभी पूरी तरह हल नहीं होंगे, लेकिन शायद यही वजह है कि ये जगहें आज भी हमें अपनी ओर खींचती हैं। आज के वीडियो में इतना ही।